जी सरोज, क्वेश्चन पूछे। सर एक्सेसिव रिलीफ और रिफंड क्या होता है? एक्सेसिव रिलीफ या रिफंड का मतलब ये है, मसलन मैंने अपनी रिटर्न जमा करवाई और उसमें बताया कि मेरी लायबिलिटी थी 10,000 रुपये और मेरा टैक्स कट चुका है 12,000 रुपये, ठीक है। तो 2,000 रुपये का मैंने रिफंड ले लिया, ठीक। जबकि टैक्स वाले ने दोबारा कैलकुलेशन की तो पता लगा कि भाई ये तो 1,000 रुपये का रिफंड मिलना चाहिए था या रिफंड मिलना ही नहीं चाहिए था। तो ये एक्सेसिव रिफंड मिल गया, ये एक्सेसिव रिलीफ मिल गया। अब वो एरर्स हो सकते हैं, कोई चीज छुपानी हो सकती है, कई वजह, कोई भी वजह हो सकती है एक्सेसिव रिलीफ या रिफंड। ठीक है, सही। ये आपको थ्योरी में याद करना पड़ेगा। डेफिनेट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है और डेफिनेट इंफॉर्मेशन के रिजल्ट्स भी आपने याद करने हैं कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन के नतीजे में क्या इवेंट्स अकर होंगे तो कमिश्नर आपके खिलाफ फैसला कर सकता है। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर तो पूछे। कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। एक तो ये हो गया जी डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बेसिस पे फैसला। अच्छा, इसी सेक्शन के अंदर ये है सेक्शन 122 सब सेक्शन 5, जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो सब सेक्शन होता है। फिर इसी के अंदर आगे जाएं तो एक और सेक्शन है, सेक्शन 122 सब सेक्शन 5A। सब सेक्शन 5A ये कहता है वेयर, अच्छा ये इस सेक्शन का स्कोप ज्यादा वास्ट है। वहां पे तो था ना कि भाई डेफिनेट इंफॉर्मेशन होंगी, उसके ये नताइज होंगे और फिर आपके खिलाफ फैसला हो सकता है। इस सेक्शन का स्कोप है वेयर द कमिश्नर कंसीडर्स दैट द असेसमेंट ऑर्डर इज एरनस इन सो फार इट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। जहां पर कमिश्नर ये समझता है कि जनाब ये ऑर्डर एरनस है क्योंकि इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। अब वहां पे डेफिनेट इंफॉर्मेशन, वहां पे ज्यादातर ये जो सेक्शन है ना, ये ज्यादातर लीगल इख्तलाफात की बेस पे होता है। मसलन मैं कहता हूँ कि जनाब ये आमदनी जो है इसके ऊपर मुझे इसकी लीगल इंटरप्रिटेशन इस तरह से होनी चाहिए, वो कहता है लीगल इंटरप्रिटेशन इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ये ज्यादातर लीगल इंटरप्रिटेशन के इख्तलाफ के ऊपर होता है, लेकिन इसको ऑब्वियसली सेक्शन वास्ट है। इसको मसलन मैं फर्ज किया अपनी जो TMUC या SBM से आमदनी है, मैं कहता हूँ कि यार ये मैं तो अदर सोर्स ऑफ इनकम है और ये चूंकि मेरी टीचिंग की इनकम है, टीचिंग की इनकम के ऊपर मुझे रिबेट मिलना चाहिए, ठीक है। वो कहेगा भाई ये तो टीचिंग के इनकम के ऊपर रिबेट उस वक्त मिलता है जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, उसे लॉ से ही नजर आ रहा है कि ये एरर है वो हुआ और इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा तो मेरे खिलाफ फैसला कर देगा। यहाँ पर मैंने अब कोई आमदनी नहीं छुपाई, बल्कि आमदनी को मैंने गलत जगह पर डिक्लेयर किया, एग्जाम्प्ट डिक्लेयर किया या उसका गलत रिबेट मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये सेक्शन 122(5)A है। तो ये दो सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन का स्कोप लिमिटेड है, सब सेक्शन उसमें जब तक डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी फैसला नहीं हो सकता। इसका वास्ट है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादातर लीगल ग्राउंड पे फैसला होता है। इसके अलावा इन दोनों सेक्शंस में एक और भी फर्क है। सेक्शन 122(5)A जो है ना, वो इसमें मुख्तलिफ लेवल ऑफ हिरारकी होते हैं। उसमें एडिशनल कमिश्नर लेवल का ऑफिसर कम अज कम इन्वोक कर सकता है, उससे नीचे का ऑफिसर इन्वोक नहीं कर सकता। ये हिरारकी खैर आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसके बाद है एक और सेक्शन है रिवीजन बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, और फिर एक है अलग उससे अलावा रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। अब ये रिवीजन बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू क्या है? ये सुमोटो पावर्स है। आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन ले लिया, ठीक है। ये सुमोटो पावर्स है। ये सुमोटो पावर्स एक तो है ना कि जी ऑडिट किया, ऑडिट के नतीजे में जो है वो टैक्स पेयर के खिलाफ चीजें सामने आ गई, उसके खिलाफ एक्शन ले लिया तो 121 हमने पढ़ा। अगर टैक्स पेयर ताउन नहीं करता, अगर ताउन करता है लेकिन फिर भी चीजें उसकी गलत साबित होती हैं तो 122 में होता है। ये जो सेक्शन है ये टैक्स पेयर के हक में है। सेक्शन 122A का सेक्शन टैक्स पेयर के हक में है। तो ये सेक्शन कमिश्नर को ये पावर देता है कि अगर उसके किसी नीचे वाले अफसर ने कोई ऑर्डर जारी किया या कमिश्नर ने खुद कोई ऑर्डर जारी किया टैक्स पेयर के खिलाफ, लेकिन बाद में ख्याल आया नहीं यार ये तो टैक्स पेयर ठीक कह रहा था, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उसको पता लग गई कि ये तो टैक्स पेयर ठीक कह रहा था, तो वो उसके ऑर्डर को सुमोटो पावर्स के तहत रिवाइज कर सकता है, ठीक है। मसलन मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक जो है ना, हमारे पास एक साहब थे और उनका जो है ना, उन्होंने इनको कुछ ग्रेजुटी वगैरह की एक रकम मिली। उन्होंने उस रकम से क्या किया, उन्होंने उस रकम से एक घर खरीद, प्लॉट खरीदा, घर बना लिया उसके ऊपर। अच्छा, वो घर उन्होंने बेगम साहबा के नाम पे बना लिया। पोश इलाके में घर था, से बैरिया में घर था, उनको उन्होंने बैरिया में घर बना लिया।
अब वो जनाब टैक्स अफसर ने नोटिस भेज दिया उनकी बेगम साहबा को। उन्होंने कहा कि जनाब आपने ये घर कैसे बनाया है, आपकी तो आमदनी नहीं है, आपने तो कभी रिटर्न ही नहीं जमा कराई, आपने करोड़ों रुपए का बैरिया में घर बना लिया। अच्छा, जैसे हमारे पाकिस्तान में यूजुअली होता है, लोग परवाह नहीं करते, यार कोई आया है, मैं तो सही हूँ, मैं तो कोई बेईमानी थोड़ी की है, ये देखो मेरे ऊपर कैसे ये नोटिस भेजे, उन्हें फाड़ के फेंक दिया। 2-3 दफा इसी तरह फाड़ के फेंक दिया। और वो जनाब टैक्स ऑफिसर ने उसको ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर जारी करने के बाद भी उन साहब को होश नहीं आया। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जब फिर टैक्स अफसर के पास पावर होती है कि वो जायदाद को जब्त कर सकते हैं, तो उन्होंने जनाब उसके घर के ऊपर जायदाद जब्ती का नोटिस लगा दिया। उन्होंने कहा ये जायदाद बेच के हम अपने पैसे ले लेंगे। तब उन साहब को होश आया कि हाँ यार, ये टैक्स अफसर भी जो है वो कोई वाकई कोई चीज है, इसके पास भी कोई पावर्स मौजूद है। तो उन्होंने इधर भागे उधर भागे, कोई जो है, अब जाहिर सी बात है अपील का राइट था, वो सारे राइट्स तो फुल कर चुके थे, उन्होंने तो नोटिस फाड़ फाड़ के फेंक दिए थे। तो फिर वो कमिश्नर के पास हम उनको लेके गए, कमिश्नर को जाके दरखास्त की, उसे सारे सबूत दिखाए, उसे कहा जी ऐसे ऐसे इसके खिलाफ ऑर्डर जारी हो गया है, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जारी हुआ है, कोई बेईमानी नहीं की बंदे ने। तो कमिश्नर ने वो सारा जायजा लिया है, जायजा लेके उसके ऊपर उसने फिर वो सुमोटो पावर्स इस्तेमाल की, और फिर उसने उस असेसमेंट ऑर्डर को रिवाइज किया टैक्स पेयर के हक में। तो ये सुमोटो पावर्स जो टैक्स पेयर के हक में सिर्फ सिर्फ हक में इस्तेमाल हो सकती है, ये टैक्स पेयर के खिलाफ नहीं। टैक्स पेयर के खिलाफ वाले पहले 2 सेक्शन थे, और जो पहले 2 सेक्शन आपने पढ़े हैं वो टैक्स पेयर के खिलाफ इस्तेमाल होता है। ये जो सेक्शन है ये टैक्स पेयर के हक में इस्तेमाल होता है। कहता है कमिश्नर के पास सुमोटो पावर्स है अंडर दिस सेक्शन टू रिवाइज एन असेसमेंट ऑर्डर, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि द ऑर्डर शैल नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द पर्सन टू हुम द ऑर्डर रिलेट्स, यानी ये टैक्स पेयर के खिलाफ नहीं हो सकता। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये जो पॉइंट है ना, ये अक्सर आपके एग्जाम में आ जाता है, इसको आपने याद करना है एज इट इज। Revised order cannot be passed if an appeal lies before Commissioner Appeal or Tribunal and the time within which such appeal may be made has not expired or an appeal is pending before Commissioner Appeal or Tribunal। यानी अगर टैक्स पेयर के पास राइट है अपील करने का, और उसके पास टाइम है कि वो अपील में जा सके, या उसने ऑलरेडी कोई अपील फाइल की हुई है और वो अपील पेंडिंग पड़ी हुई है, अब कमिश्नर सू मोटो पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सुमोटो पावर्स सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब टैक्स पेयर के पास कोई इश्यू रहे ही ना, टैक्स पेयर के हक में कोई चीज रहे ही ना, यानी टैक्स पेयर के पास अपील का राइट ही खत्म हो जाए। क्योंकि यानी जब टैक्स पेयर बिल्कुल बेकार हो गया, लाचार हो गया, और कमिश्नर को ये पता लगा ओहो ये तो इस बेचारे के खिलाफ गलत फैसला हो गया, ठीक है, तो उस सूरत में कमिश्नर को ये सुमोटो पावर्स दी गई। फिर उसके बाद सेक्शन 122 बी। अच्छा, कमिश्नर के ऊपर एक और चीफ कमिश्नर होता है, लेकिन ये ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। कमिश्नर चीफ कमिश्नर के पास लिमिटेड पावर है, वो है कि अगर किसी को एग्जेम्पशन या लोअर रेट का सर्टिफिकेट देना हो तो वो उसको रिवाइज कर सकता है। तो ये है कमिश्नर की रिवीजन की पावर्स और चीफ कमिश्नर की रिवीजन की पावर्स। तो क्वेश्चन है तो पूछें। जी सर, क्वेश्चन पूछे। सर सेक्शन 122 बी बता दें दोबारा। 122 बी की जो पावर्स हैं वो चीफ कमिश्नर के पास है, और ये बस लिमिटेड पावर है। ये लिमिटेड पावर ये है कि एक एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट होता है जो टैक्स पेयर को चाहिए होता है, बाज टैक्स पेयर्स को मिलता है, ठीक है, सबको नहीं मिलता, वो आपके कार कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप ये याद रखें कि कुछ टैक्स पेयर्स को, कंपनीज को एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जो है, उस एग्जेम्पशन, अगर फर्ज किया किसी कंपनी को एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए था और वो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट उसको कमिश्नर ने नहीं दिया, तो उसका जो ऑर्डर कमिश्नर ने उसके खिलाफ जारी किया उसे चीफ कमिश्नर रिवाइज कर सकता है। ठीक है, सही ठीक है, ओके यस जी। किसी का कोई और क्वेश्चन? नेक्स्ट है हमारे पास अपील इफेक्ट ऑर्डर। अच्छा, ये वैसे आपकी किताब में अपील वाले चैप्टर के साथ है, लेकिन यहीं पर मैं अभी अपीलें आपको बाद में पढ़ाऊंगा, यहीं पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टेबल तो सिर्फ है कि कब कब फाइल हो सकते हैं, लेकिन इसका जो क्रक्स है वो ये है। अपील इफेक्ट ऑर्डर क्या होता है? देखें, आपने अपनी आमदनी डिक्लेयर की 10 लाख रुपया, टैक्स ऑफिसर ने क्या किया, आपके खिलाफ ऑर्डर जारी किया, और उसने कहा यार आपकी आमदनी जो है ना वो 10 लाख रुपए नहीं है, आपकी आमदनी है 15 लाख रुपए, आपने गलत डिक्लेरेशन की। फिर आपके पास राइट होता है कि आप अपील में चले जाएं, ठीक है। आपने 10 लाख डिक्लेयर की थी,
टैक्स ऑफिसर ने 15 लाख की, जब आप अपील में गए, अपील में उसने कहा हाँ यार ये आधी बात टैक्स ऑफिसर की ठीक है, आधी बात जो है ना वो टैक्स पेयर की ठीक है। तो जब वो कमीशन अपील का फैसला आ जाता है, उस फैसले के बाद उस फैसले का जो न्यूमेरिक इम्पैक्ट देना होता है, यानी अब इस फैसले के बाद अब कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसका एक अलग ऑर्डर जारी होता है और उस ऑर्डर को कहते हैं अपील इफेक्ट ऑर्डर। इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 124, सेक्शन 124। तो ये 124 के तहत क्या जारी होता है, अपील इफेक्ट ऑर्डर जारी होता है। जी सलमान, क्वेश्चन? सर ये सेक्शन सारे याद करने हैं? नहीं, ये याद जरूरी करने की ये जरूरत नहीं, याद करने की, वैसे मैं नॉलेज के लिए है? ठीक। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास रिकवरी प्रोविजंस। रिकवरी आपके कोर्स में है या नहीं है, एक मिनट है, मैं अगर आपकी किताब खोल के चेक करूँ। रिकवरी किताब का चैप्टर हमारे पास है assessments, records and edit, पेज नंबर नॉर्मल असेसमेंट होगी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एविडेंस ऑफ असेसमेंट, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, डिटेल एक्सप्लेनेशन, रिवीजन, मॉडिफाई ऑर्डर्स, records and audit, नहीं, बस इसमें ये रिकवरी प्रोविजंस आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा है, वो इन स्लाइड्स पे नहीं है। मैं आपकी बुक आपके साथ शेयर करता हूँ, उस बुक में से चंद एक चीजें, टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से जो मैंने इन स्लाइड्स का हिस्सा नहीं बनाए, लेकिन वो आपको पता होने जरूरी है कि वो क्या चीजें हैं। ठीक है, वो मैं भी आपके साथ एक मिनट स्लाइड शेयर करता हूँ। स्लाइड शेयर, अच्छा जी, असेसमेंट है। असेसमेंट के अंदर ये नॉर्मल असेसमेंट 120 मैंने आपको बता दिया, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मैंने आपको बता दिया, प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस। अच्छा, ये इसमें सिर्फ इतनी सी जो पहला पैराग्राफ है ना, ये इम्पोर्टेंट है। वो कहता है, बाकी सेक्शन जो है भी है, लेकिन इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। असल में ये है कि अगर किसी शख्स का कोई एसेट कंसील्ड एसेट है, ठीक है, यानी अगर कोई एसेट छुपाया गया था, ठीक है, और वो एसेट कोई फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एजेंसी को मिल जाता है और वो उसे जब्त कर लेते हैं, ठीक? अच्छा, जब वो गवर्नमेंट किसी एजेंसी को मिल जाता है और वो जब्त कर लेते हैं, तो अभी एफबीआर को तो पता नहीं है कि यार ये एसेट की वैल्यू क्या है, क्योंकि तो उसे गवर्नमेंट की किसी और एजेंसी ने जब्त कर लिया। तो फिलहाल वो कहते हैं कि भाई आप ना एक प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर जारी कर दे, जिसमें उसकी एक प्रोविजनल वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं कि फर्ज किया जी ये जमीन थी, इसने डिक्लेयर नहीं की हुई थी और अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने जब्त की हुई है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। बाद में जो है ना उसका प्रॉपर असेसमेंट ऑर्डर बाद में जारी होगा। तो ये जो चीज है इसको कहते हैं प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद assessment in relation to disputed property, ठीक है, where the ownership of any property, the income of which is chargeable to tax, is in dispute in any civil court in Pakistan। मतलब एक प्रॉपर्टी है, दो भाइयों का डिस्प्यूट है, एक कहता है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, ठीक है। तो अब वो जब तक डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा, टैक्स वाले टैक्स किसको लगाएंगे, ठीक है। तो वो टैक्स वाले, उस जाहिर सी बात है, एक दोनों दावा तो कर रहे हैं लेकिन पैसे अभी दोनों में से किसी को भी नहीं मिल रहे, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा उस वक्त तक इसके ऊपर कोई असेसमेंट ऑर्डर जारी नहीं हो सकता कि भाई उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो उस सूरत में उन्होंने कहा है, एन असेसमेंट ऑर्डर और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम मे बी इशूड एट एनी टाइम within 1 year after the end of the financial year in which the decision of the court is made। जब कोर्ट का डिसीजन आएगा उस साल के बाद 1 साल के अंदर अंदर फिर उसका डिसीजन करना होगा इन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का। ये आपके पास छोटे छोटे थ्योरी के 1-1 2 नंबर के सवाल आ जाते हैं कि प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर कब जारी होता है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ऑर्डर कब जारी होगा,
और तीसरा एक ये है एविडेंस ऑफ असेसमेंट, यानी जो असेसमेंट की गई है उसका एविडेंस क्या है। तो कहता है द प्रोडक्शन ऑफ एन असेसमेंट ऑर्डर और सर्टिफाइड कॉपी शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ ड्यू मेकिंग ऑफ एन असेसमेंट, यानी अगर कोई असेसमेंट ऑर्डर आ जाए या उसकी सर्टिफाइड कॉपी आ जाए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जनाब ये एविडेंस ऑफ असेसमेंट है। ठीक है, अगर एक टैक्स पेयर कहता है मेरे खिलाफ असेसमेंट कर दी गई है तो उसके पास उसका सबूत क्या होना चाहिए, असेसमेंट ऑर्डर या उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो उसके पास होनी चाहिए। फिर कहते हैं एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू मेड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 may not be quashed or void or voidable for the want of form, यानी अगर कोई असेसमेंट ऑर्डर जारी हुआ है और फर्ज किया उसका एक खास फॉर्मेट है कि जनाब पहले नाम लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर उसका नंबर लिखते हैं, तो कहता है अगर गलती से नाम बाद में लिख दिया, डेट पहले लिख दी, तो सिर्फ ये फॉर्म में कोई गलती होने की वजह से ये उसको क्वैश या वॉइड या वॉइडेबल करार नहीं दिया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, और इफेक्टिव ड्यू टू एनी मिस्टेक, डिफेक्ट और ओमिशन देयर, और अगर उसमें कोई छोटा मोटा मिस्टेक, डिफेक्ट या ओमिशन है, मसलन फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ SHARIF, ठीक है, और वो नाम लिख देता है SHAREEF शरीफ, तो नाम के स्पेलिंग के कोई एरर वगैरह हो गए, तो इन मिस्टेक्स की वजह से असेसमेंट ऑर्डर को ये नहीं कहेंगे कि जनाब वो गलत असेसमेंट ऑर्डर है। However, an order shall be quashed or void. However, अगर ऑर्डर क्वैश किया जा सकता है या void किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है if it is in substance and effect not in conformity with income tax ordinance 2001। मसलन ऑर्डर जो है वो फर्ज के, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन 122(5)(a) का जो ऑर्डर है ना वो एडिशनल कमिश्नर से नीचे का अफसर जारी नहीं कर सकता। अब वो जो नीचे का अफसर है अगर वो 122(5) और एक ऑर्डर जारी कर दे तो वो वॉइड ऑर्डर है, वो इनकरेक्ट ऑर्डर है। और the person assessed or intended to be assessed or affected by the document is not designated in it according to common understanding। मसलन फॉर एग्जांपल ऑर्डर इन्होंने मेरे खिलाफ जारी करना था और जारी कर दिया परवेज मसूद साहब के खिलाफ, तो अब वो तो बिल्कुल ही एरर हो गया ना, यानी मेरा एनटीएन और मेरे जो हिसाब किताब है वो अलग है, वो उनका हिसाब किताब अलग है, तो वो या मेरे खिलाफ जारी करना था, मेरी कंपनी के खिलाफ जारी कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर पर्सन के नाम के स्पेलिंग के एरर और चीज है और एंटायर पर्सनैलिटी का डिफरेंट होना एक अलग चीज है। तो ये आपके पास 2 नंबर का सवाल हो जाएगा कि जनाब ऑर्डर कब क्वैश नहीं किया जा सकता और कब क्वैश किया जा सकता है। ये मैंने आपको बता दिया, डिटेल एक्सप्लेनेशन, रिवीजन ऑफ असेसमेंट मैंने आपको बता दिया, 122B बता दिया। अच्छा 124 तो मैंने आपको बताया कि वो तो उधर जाके अपील वाले चैप्टर में होगा। एक यहाँ पर है सेक्शन 124A, ये भी मेरी स्लाइड में शामिल नहीं है, इधर से मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 124A ये कहता है कि फर्ज किया टैक्स अफसर ने मेरे खिलाफ एक ऑर्डर जारी किया और उसने बाद में मैं उस ऑर्डर पे मेरी अपील का फैसला मेरे हाथ में हो गया लीगल पॉइंट के ऊपर, ट्राइब्यूनल लेवल के ऊपर, ट्राइब्यूनल एक अथॉरिटी है या हाई कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने मेरे हक में फैसला कर दिया, डिपार्टमेंट ने उस फैसले के खिलाफ अपील कर दी अगले फोरम के ऊपर, ठीक है। तो लॉ ये कहता है कि भाई ठीक है डिपार्टमेंट ने अपील कर दी है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जब तक मेरी अपील का फैसला नहीं हो जाता, जब डिपार्टमेंट ने जो अपील फाइल की उस अपील का फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक डिपार्टमेंट आइंदा सालों में उसी फैसले को फॉलो करे। जो कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया था, डिपार्टमेंट के लिए फर्ज किया टैक्स ईयर 2014 के लिए एक फैसला दिया, अब जब तक वो फैसला रिवर्स नहीं होता तो 2015, 16, 17, 18 उसके बाद जितने साल आएंगे डिपार्टमेंट के लिए वही फैसला फॉलो करना, लीगल पॉइंट के ऊपर वही फैसला फॉलो करना लाजमी है। तो ये है सेक्शन 124A। रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रिकॉर्ड जो है ये इसकी ना एक लंबी लिस्ट दी गई है, ठीक है। अच्छा ये आप लोग अकाउंटेंट्स हैं तो इसमें आपको लिस्ट को ना आपने एक दफा पढ़ना है, इसको सारी लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आपके पास आ जाए कि भाई क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने जरूरी है, तो आप देखें अगर फर्ज किया वो पूछता है मेडिकल प्रैक्टिशनर ने क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने जरूरी है, तो आपको एक अकाउंटेंट की नजर से सोचना चाहिए कि यार उसके पास वाउचर होने चाहिए, बिजली के बिल होने चाहिए, उसके पास गैस के बिल होने चाहिए, उसके पास रसीदें होनी चाहिए जो उसने फीस वसूल की है, और जितने यानी क्योंकि आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने ज़हन में लेके आए कि वहां पर क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं और क्या क्या नेचर ऑफ एक्सपेंसेस हो सकते हैं।
फिर बैलेंस शीट में क्या आइटम्स होते हैं, लायबिलिटीज की क्या क्या हो सकती हैं, तो वो तमाम की आप लॉजिकल लिस्ट बना दे तो वो यही रिकॉर्ड्स का सेक्शन आ जाएगा। एक दो दफा ये सवाल आया है 5-6 नंबर का कि रिकॉर्ड की लिस्ट बना दे, तो इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जो रट्टा लगा सकते हैं वो बेशक रट्टा लगा ले, लेकिन आप इस सवाल को लॉजिकली भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा ऑडिट मैंने आपको बता दिया, इसमें उन्होंने बड़ी लंबी बातें लिखी हुई है ऑडिट में, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आइडेंटिफाई करवा दी है। फिर भी आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। आज के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। कल भी शाम को क्लास होगी, सुबह का थोड़ा सा वो मेरे घर पे जो है वो नेट का कुछ थोड़ा सा इशू है, तो इसी तरह 4 बजे, एक मिनट है डायरी चेक करो, कल फ्राइडे है, हाँ कल भी इंशाल्लाह ताला 4 PM क्लास होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।